हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। रैपिड सक्सेस जीएस एंड जीके प्लेटफॉर्म, जीएस एंड जीके के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरा चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के मौलिक अधिकारों के बारे में। मैं अभी आपको पार्ट 1 अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में पढ़ा चुका हूं और समानता का अधिकार उसके बारे में पढ़ा चुका हूं। जैसा कि मैंने आज टैगलाइन में डाला है अपनी, आपके मुख्य अधिकारों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, आप सभी के लिए। आज स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे हम, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिकल होने वाली है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली है। चलते हैं हम आगे की तरफ, जानते हैं आपकी स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में कि क्या क्या है आपकी स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 से 22 तक ये आपके मौलिक अधिकार हैं, इन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की रक्षा करता है हमारी। तो कौन कौन से अधिकार है वो? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, कोई भी वृत्ति या कारोबार करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब एक जितने भी 6 अधिकार मिले हैं हमें अनुच्छेद 19 के अनुसार, मैं इन सब के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा कि इन अनुच्छेदों के लिए अधिकार क्या हैं आपके और क्या क्या अपवाद हैं, क्योंकि कुछ जगह पे आपको अपवादों का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहती है कि आप बोलने के लिए या अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आप बोलने के लिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी देश के खिलाफ या देशद्रोह वाली बात ना बोलें। अर्थात भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की बंधुत्व का तोड़ने वाला कोई भी बयान आपका अधिकार छीन सकता है, आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। अगला, शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन का अधिकार। यह अधिकार कहता है शांतिपूर्वक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं या कहीं जाके आराम से बैठ सकते हैं, कहीं भी अपना विरोध प्रदर्शन जता सकते हैं, पर शांतिपूर्वक, और कोई भी उस विरोध प्रदर्शन में कोई भी हथियार सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसके विरुद्ध जाते हैं, आपके विरोध प्रदर्शन में हथियार वगैरह है या वो शांति को भंग करता है, तो वो आपका अधिकार छिन जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगला, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। इसमें जानते हैं हम संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार ये कहता है कि आप कोई भी कमेटी या अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, आपको अधिकार है किसी भी कार्य के लिए। जैसे एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक समितियां होती है, संघ होता है या संगम होता है कुछ लोगों का,
उसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर कराना पड़ता है एनजीओ को, पर किसी की परमिशन लेनी ही नहीं पड़ेगी कि क्या नाम कि हम एनजीओ बनाए या ना बनाए। ठीक है। तो और अगर आप इसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो ये भी आपका अधिकार छिन जाएगा, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर देगी। अगला, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, मतलब आप किसी भी वक्त किसी भी भारत के राज्य में जा सकते हैं, पर इसके भी अपवाद हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आदि में नहीं जा सकते। कुछ जगह पे इनकी, सारे राज्य में नहीं, कुछ जगह पे इनकी, क्योंकि ये बॉर्डर से लगते हुए राज्य है हमारे, तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता ज़्यादातर आर्मी रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है कुछ जगहों पे। बाकी आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी वक्त जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, किसी वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये वाला, अर्थात आप कोई भी कारोबार, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, पर इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स वगैरह का कारोबार नहीं आता, मतलब जो इलीगल काम है वो नहीं आते इसके अंतर्गत, ना उनका अधिकार देता है। ये अपवाद है, ना तो ड्रग का काम, ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम, मतलब जितने भी इलीगल काम है वो इसके अंतर्गत नहीं आते, उनका अधिकार आपको नहीं है। अगला बात करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, अर्थात भारत के किसी भी राज्य में आप आराम से बस सकते हैं, वहीं पर रह सकते हैं, जा सकते हैं घूमने के लिए, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया आपको, घूमने के लिए जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं वहीं पे, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। पर इसके भी अपवाद हैं, फिर से वही, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के कुछ हिस्से जहाँ पे आर्मी रूल है, थोड़ा बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, तो वहाँ पे जाना आपको अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है, अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अनुच्छेद किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति के विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, दोहरी क्षति नहीं, स्वयं अभिशंसन नहीं। अर्थात यह अनुच्छेद कहता है कि हम जो दोषी है उसके संबंध में थोड़ा संरक्षण के संबंध में उसे अधिकार देते हैं कि वो अपना संरक्षण कर सकता है। अर्थात कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, अर्थात जिस वक्त उसने कानून किया है उस टाइम वो उस लॉ में क्या चल रहा था, अर्थात ऐसे समझते हैं जैसे 2009 में बलात्कार का कुछ और कानून था, अभी के टाइम में बलात्कार का कुछ और कानून है। अर्थात ऐसे मानते हैं कि 2009 में किसी ने बलात्कार किया तो उसे 2009 के हिसाब से ही सजा मिलेगी, ना कि अभी के टाइम के हिसाब से सजा मिलेगी। अगला, दोहरी क्षति नहीं, अर्थात एक अपराध के लिए एक बार ही दंड मिलेगा उसे और एक ही दंड मिलेगा। अर्थात जैसे हमारे आईपीसी में कह देते हैं कि क्या नाम, रेप करने के लिए एक आईपीसी लगेगी और सीधा आपकी मृत्यु होगी, तो या आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा, तो ये आपके लिए दोहरी क्षति नहीं है, ये आपका एक अपराध है और एक ही दंड है। आपने बलात्कार किया तो आपको एक ही दंड मिलेगा फांसी का, पर अगर आपको रेप करने के लिए या बलात्कार करने के लिए फांसी भी मिल रही है और उम्र कैद भी मिल रही है, तो आप इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए याचिका डाल सकते हैं। स्वयं अभिशंसन नहीं, अर्थात किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती गुनाह कबूल नहीं कराया जाएगा। अर्थात मारपीट के, जैसे पुलिस कस्टडी होती है, मारपीट के किसी व्यक्ति से उसका
अपराध कबूल नहीं कराया जाएगा, जबरदस्ती कबूल नहीं कराया जाएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। गोपालन मामला 1950 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि राज्य प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को कानूनी अधिकार से रोक सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक व निजी स्वतंत्रता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, पर अगर आपको फांसी मिल रही है तो आप याचिका दायर नहीं कर सकते कि क्या नाम, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मेरी जीवन का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप मुझे फांसी किस बेस पे दे रहे हैं। तो आप इसके खिलाफ याचिका नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, कानून का अधिकार है। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको सजा मिलेगी जरूर। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक, मतलब उसका शरीर जिंदा रहेगा और उसकी निजी स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। मेनका मामला 1978 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि राज्य प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के तहत गोपालन, उच्चतम न्यायालय ने अपना जो गोपालन मामले में जजमेंट दिया था उसे 1978 में मेनका मामले में पलट दिया गया और न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित व न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। अर्थात सारे मामलों पर सजा का प्रावधान नहीं है, केवल अगर फांसी की सजा मिल रही है तो उससे उसका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर अगली बात आती है कि आईपीसी की। फिर हमारे एक नवजोत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ, उन्होंने एक जजमेंट पारित की उच्चतम न्यायालय ने कि आईपीसी 377 के तहत राइट टू चूज पार्टनर का अधिकार है। आईपीसी 377 के तहत एक केस हुआ नवजोत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू चूज पार्टनर के लिए, और उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि हर किसी को अपना पार्टनर चूज, मतलब जीवन साथी चुनने का अधिकार है। फिर एक और केस हुआ, उसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आईपीसी 497 के तहत व्यक्ति को एकांतवास, मतलब राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात ये अनुच्छेद कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई है तो ही उसका प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 से विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। वो क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास, आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जीवन की रक्षा करने का अधिकार। ये तो हर किसी के पास अधिकार है। अगर सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारना पड़ जाए, वो अपने जीवन की रक्षा तो कर सकता है, बाद में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इसका कोई पता नहीं है किसी को, पर सेल्फ डिफेंस में वो किसी को मार सकता है। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, अर्थात वो अपने बारे में किसी को बताना चाहे या ना बताना चाहे वो उसकी मर्जी है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर ना लगे, ये उसका अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, ये आप किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में अगर पर्यावरण के लिए आपकी कोई याचिका है तो उसे दायर कर सकते हैं, आपका अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार, इसको कोई मना नहीं करेगा आपको, विदेश यात्रा का अधिकार है आपको। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि क्या नाम, हमें अपने अधिकार नहीं पता, हम अपना जीवन साथी चुन सकते हैं नहीं चुन सकते, तो आपको ये चुनने का अधिकार है। पर
आपको एक सोने का अधिकार है। ये अधिकार मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने घर वालों के सामने ना दिखाएं, क्योंकि आपके घर वाले हो सकते हैं कि आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चप्पल आए आपके लिए। तो सोने का अधिकार है आपको, पर इसके लिए आप याचिका दायर ना ही करें तो अच्छा रहेगा। एकांत में रहने का अधिकार है आपको, आप चाहे तो बिल्कुल एकांत में रह सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर आपको कोई मना करता है तो आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सूचना का अधिकार, आपको सूचना पाने का अधिकार है, सारी की सारी। राइट RTI एक्ट बोलते हैं इसे हमारे देश में, जो 15 जून 2005 को पारित हुआ, बिल पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2006 को ये कानून लागू हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अर्थात राज्य को ये आदेश दिया गया संविधान के संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत, कि आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है। एक आया, ये एक्ट आया, फिर इसके बाद RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस तरीके से हर बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा राज्य का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है, एक तो दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक गिरफ्तारी क्या होती है? दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और अदालत में दोषी ठहराया जा चुका हो। शायद मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको। जिस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया हो उसके खिलाफ दंड कानून बनाना कोर्ट का अधिकार है, तो ये दंड विषयक कहलाता है। निवारक कौन सा गिरफ्तारी कहलाता है, इसके बारे में जानते हैं। यह वह हिरासत है जिसमें किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध ने चेतावनी देने जैसा है। अर्थात किसी व्यक्ति ने कुछ टाइम पहले कोई अपराध किया था, उसके लिए हो सकता है कि उसे बाद में भी पुलिस उठा सकती है या गिरफ्तार कर सकती है, केवल शक के आधार पर। यहाँ पर आपकी क्लास ओवर होती है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।